गाइस तो आज स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मूवमेंट। मूवमेंट होता क्या है, जैसे हम ये चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सभी क्या है, मूवमेंट है। ठीक, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ जस्ट बॉडी पार्ट, हमारा कोई बॉडी पार्ट क्या डिस्प्लेस हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने लिम्ब को मूव कराता है, आईलाइट्स को मूव कराता है, टंग को मूव कराता है, ये सब क्या है, मूवमेंट आएंगे। अमीबा क्या करता है, स्टिमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करता है, ये भी क्या है, मूवमेंट है। ठीक, लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन जब लोकेशन चेंज हो जाए, ऐसा मूवमेंट, सब मूवमेंट चेंज ऑफ प्लेस या लोकेशन का लोकोमोशन। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाए, जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा लोकेशन चेंज हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। ठीक, तो ऐसे चलना है, ये लोकोमोशन है, लेकिन ये मुंह हिलाना ये लोकोमोशन नहीं कि हमारा मुंह यहाँ से यहाँ हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन वो लोकोमोशन में नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी से, सीलिया, सीलिया किसमें, जैसे पैरामीशियम बताया है कि हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। तो पैरामीशियम क्या होता है, वो सीलिया द्वारा अपने फूड का मूवमेंट कराता है। ठीक, टेंटिकल्स हाइड्रा में पाया जाता है, और क्या कहता है, हाइड्रा क्या कहता है, हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल्स फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स यूज कर। अब बात करेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट। तो हमारे जो टाइप ऑफ मूवमेंट के वो है अनवाइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। ठीक, तो अनवाइड मूवमेंट जैसे इसमें आएगा, जैसे मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, WBCM जो पाए जाते हैं, वो सब कैसे मूव करते हैं, अनवाइड मूवमेंट करते हैं। ठीक, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा, ये तो उसके नाम पे ही पड़ा है, अमीबा के नाम पे ही पड़ा है, जो अमीबा कैसे मूव करता है, अमीबा का स्यूडोपोडिया जिससे मूव करता है उससे ही क्या कहते हैं, वो भी कैसा मूव करता है, अनवाइड मूवमेंट करता है। ठीक, अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा माइक्रोफिलामेंट के बारे में, तो वो भी कैसा मूव करता है, एमॉइड मूवमेंट करता है। तो ये सब एग्जांपल है, एनसीईआरटी याद कर लीजिए। मैक्रोफेज मतलब ये WBC, सूडोपोडिया मतलब कि अमीबा, और माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, ये सभी क्या है, एमॉइड मूवमेंट है। सिलेरी मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट जैसे कि क्या हो गया, इनर मोस्ट, क्या लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द इनर ट्यूब्यूल ऑर्गन लाइक सिलेटेड एपिथेलिया, जिसमें सिलेटेड एपिथेलिया पाया जाता है, वो ऐसे ट्यूबुलर पार्ट हो गए ना। ऐसे कौन कौन जैसे पार्ट है जिसमें सिलेटेड एपिथेलिया पाया जाता है, जैसे हमारा ये हो गया, ट्रैकिया हो गया। देखिए एग्जांपल दिया है, सीलिया ऑफ ट्रैकिया हेल्प द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो सीलिया है ट्रैकिया में जो पाया जाता है, सीलिया वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को हटाता है। और इसी है पैसेज ऑफ ओवा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो ओवरी में जो पाया जाता है पैसेज, जिससे ओवरी को मूव कराता है, जिससे वो ओवा को मूव कराता है, वो भी जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है, वो भी क्या है, सिलेरी मूवमेंट होता है। ठीक, ये सब एनसीईआरटी में दिया है। अब बात करेंगे मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट कितना किस में होता है, तो हम लोग में है मस्कुलर मूवमेंट। हम लोग क्या कहते हैं, चलते हैं, अपने जॉ को हिलाते हैं, टंग को हिलाते हैं, ये सब क्या है, मस्कुलर मूवमेंट है। तो ये तीनों है। ये सब में से ढेर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। अब बात करेंगे मसल्स। जो मसल क्या होता है, मसल इसका ओरिजिन होता है मिजोडर्मल। ठीक, जो हमारा ये कितना होता है, ये 40 से 50% होता है हमारे वेट का। हमारा जो बॉडी वेट है उसका 40 से मतलब आधा भाग हमारा मसल्स है हमारे बॉडी में। ठीक, ये एक्साइटेबल होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी, इसका ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, मसल में ये सब होता है। ठीक, टाइप ऑफ मसल की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में 3 टाइप के मसल दिए हैं, एक है स्केलेटल मसल, और एक विसरल मसल, एक है कार्डियक मसल। तो ये सभी के नाम से ही लग रहा है। तो जो ये है स्केलेटल मसल, मतलब हमारा स्केलेटल पार्ट होगा, जैसे स्केलेटल पार्ट क्या हो गया, जॉ हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब में होगा। तो स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी से जॉ, लिम्फ होगा, ये सब में होगा स्केलेटल मसल। ठीक, ये क्या होता है, स्ट्रेप्टेड होता है, स्ट्रेप्टेड अपीयरेंस इसका होता है। ठीक, स्ट्रेप्टेड अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको स्ट्रेप्टेड मसल भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है। ठीक, यानी हम इसको इच्छा द्वारा अपने मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अपने अनुसार इसको कंट्रोल, मतलब अपने हाथ को हिला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये वॉलंटरी होता है। ठीक, अब आता है विसरल मसल। विसरल मसल जो होता है, ये विसरल ऑर्गन जैसे हो गया, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, एलिमेंट्री पार्ट हो गया, ये सब जगह पे पाया जाता है। ठीक, ये कहता है स्मूथ अपीयरेंस होता है इसका अपीयरेंस कैसा होता है, स्मूथ, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्ट्रेप्टेड मसल भी कहते हैं इसको। और ये कैसा होता है, नॉन वॉलंटरी होता है। ठीक, अगला है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होता है वो कैसा होता है, मसल ऑफ हार्ट, जो नाम से ये कार्डियक, तो क्या मसल ऑफ हार्ट होगा ये, लेकिन स्ट्रेप्टेड होता है, लेकिन इनवॉलेंट्री होता है। ये हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हार्ट को चाहे तो बंद करते हैं, हिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन स्ट्रेप्टेड होता है। ठीक, तो जो ये होता है स्केलेटल है, ये स्ट्रेप्टेड होगा, वॉलंट्री होगा, ये स्मूथ होगा ना, यानी नॉन स्ट्रेप्टेड होगा और नॉन वॉलंट्री होगा। और ये जो है ये तो एक इसका पार्ट आ गया, एक इसका पार्ट आ गया, एक प्रकार से। देखिए इनवॉलेंट्री इसका पार्ट ले लिया और स्ट्रेप्टेड इसका पार्ट ले लिया, जो कार्डियक होगा। ओके,
आज मेरे गले में प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक ठीक ठीक। तो देखिए अब बात करते हैं हम, यदि अपने मसल्स को काटते हैं, यदि हमारा मसल्स है ये, इसको ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ढेर सारे ऐसे फाइब्रिल निकले होते हैं लंबे लंबे, ठीक। ढेर सारे इसमें मतलब ढेर सारे ऐसे ऐसे मतलब एक मसल को कट करेंगे तो उसमें ढेर सारे बंडल होते हैं मसल, उसी को क्या कहते हैं मसल बंडल होता है। उसके अंदर आप देखेंगे तो क्या होगा, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, और इसके अंदर भी क्या होता है, मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक। तो यदि आप मसल्स को कट करते हैं तो उसके अंदर मस्कुलर बंडल होते हैं, या इसी को ही हम फेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक। और यदि इसको आप कट करते हो, इस मसल बंडल को यदि आप कट करते हो तो उसमें निकलता है मसल फाइबर होते हैं। उस मसल फाइबर को भी आप कट करोगे तो उसमें निकलेगा मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स कहते हैं, ठीक। यही लाइन से देखिए क्या है द स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी मेड ऑफ मस्कुलर बंडल या मस्कुलर फेसिकल। जो हमारा जो मसल है, स्केलेटल मसल है, वो किससे बना होता है, मस्कुलर बंडल से या फेसिकल से बना होता है। दे हैव कॉमन दे हेल्ड टुगेदर बाई कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। ये सभी जो बंडल है, मस्कुलर बंडल, ये आपस में एक दूसरे से कोलेजिनियस टिश्यू से जुड़े होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फेसिका कहते हैं। तो ये सभी जो बंडल हैं, ये लाइन से ऐसे हैं ढेर सारे, तो ये कोलेजिनियस टिश्यू से जुड़े होते हैं। और गले में प्रॉब्लम है इसलिए अटक रहा है, पता क्यों, कुछ फंस रहा है गले में, ओके। तो ये सभी क्या होता है, जुड़े होते हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू, उसे क्या कहते हैं, फेसिका कहते हैं, ठीक। अब देखिए अब ये क्या था, मस्कुलर बंडल था, उस मस्कुलर बंडल के अंदर अब क्या निकलेगा, मस्कुलर फाइबर निकलेगा। इसी फॉर्म में याद कर लीजिए, ठीक। देखिए बोला है ना, ईच मस्कुलर बंडल जो है, ईच मस्कुलर बंडल है कंटेन अ नंबर ऑफ मस्कुलर फाइबर। तो जितने भी जो मस्कुलर बंडल उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक। ईच मस्कुलर फाइबर कंटेन पैरेलल अरेंजमेंट फिलामेंट कॉल्ड माइक्रो फिलामेंट या मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पहले आता है BFM याद करते हैं हम इसे, ठीक। तो यानी आप सबसे पहले मतलब मसल में क्या होगा, मस्कुलर बंडल होगा, मस्कुलर बंडल मस्कुलर फाइबर, फाइबर में मायोफिब्रिल, ठीक। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं BFM। अब देखिए कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि मसल्स के जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, मसल के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेंसिटम कहते हैं, ठीक। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक। तो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक। देखिए अब बात करेंगे इज माइक्रो फिलामेंट हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। अब देखिए हमने पढ़ा था BFM, ठीक। सबसे पहले क्या था, मस्कुलर बंडल था, मस्कुलर फाइबर था, मस्कुलर फाइबर मायोफिब्रिल था, ठीक। अब इस माइक्रोफिब्रिल या माइक्रोफिब्रिल में भी क्या है, एक्टिन मायोसिन है, ठीक। तो एक लाइट और डार्क बैंड होता है, तो जो लाइट बैंड होता है उसको एक्टिन कहते हैं, और जो डार्क बैंड होता है उसको मायोसिन कहते हैं, ठीक। तो इसमें भी मस्कुलर मायोफिब्रिल्स में भी क्या आएंगे, एक्टिन मायोसिन आएंगे, ठीक। तो इतना है पूरे मतलब मसल को आप काटते रहेंगे अंदर तो इतने चीज़ें रहेंगे, ओके। तो ये एक्टिन क्या होता है, ये थीन होता है और लाइट बैंड होता है, इसी को आई बैंड भी कहते हैं। तो एक्टिन थीन, लाइट बैंड, आई बैंड, ठीक। मायोसिन थिक, डार्क बैंड, ए बैंड। तो एक्टिन को थीन फिलामेंट कहते हैं, और क्या होता है, लाइट बैंड होता है, या इसी को आई बैंड भी कहते हैं, ठीक। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, ये डार्क बैंड होता है, इसे ए बैंड कहते हैं, ए बैंड। तो देखिए जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए हमारा मूवमेंट होता है, हमारे हाथ का पैर का ये सब मूवमेंट करता है। यदि मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो ये मूवमेंट नहीं होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जो आई बैंड होता है यानी थीन बैंड जो होता है वो थिक बैंड पे मूव करता है, ठीक। तो यानी जो आई बैंड है वो ए बैंड पे क्या करता है, मूव करता है इस पर, तो तभी हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक। यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में, ओके। अब हम बात करेंगे एक्चुअली ये क्या होता है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं इसमें, जैसे ए बैंड है, तो ए बैंड क्या होता है कि आई बैंड है जो वो इस फॉर्म में ऐसे अरेंज होता है, और आई बैंड हमेशा आधा फॉर्म में होता है, आधा इधर होता है आधा इधर होता है। और इसको 2 टाइप में डिवाइड करता है कौन, जेड लाइन। इसको जेड लाइन क्या कहता है, 2 भाग में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक। और मतलब और ये भी मतलब इधर भी यही साइड है, इधर भी ये क्या होगा, आई बैंड है, और आई बैंड को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा कौन, जेड लाइन, ठीक। और बीच में क्या होता है, मायोसिन यानी ए बैंड होता है, ठीक। ए बैंड होता है, बीच में होता है ये, ठीक। दोनों एक्टिन के बीच में क्या होता है, मायोसिन होता है। जो ये दोनों क्या है, आधा आधा एक्टिन फिलामेंट है, आधा आधा एक्टिन फिलामेंट के बीच में क्या होता है, मायोसिन होता है, ठीक। अब ये क्या होता है कि ये जो है मायोसिन है, यही क्या होता है, इस पर स्लाइड करता है, ठीक। एक्टिन है ये मायोसिन पे स्लाइड करता है और हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है,
ठीक। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन जहाँ होता है, ये यूनिट जहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी को हम कहते हैं सार्कोमियर। जहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी को कहते हैं सार्कोमियर। ठीक। और कुछ पार्ट जो ओवरलैप नहीं होते हैं उसी को कहते हैं एच जोन। इसको क्या कहते हैं? एच जोन। जो पार्ट ओवरलैप नहीं है इससे, ठीक, जो पार्ट ओवरलैप नहीं, दोनों पार्ट देखें, यहाँ इतना पार्ट तो ओवरलैप है, जो पार्ट ओवरलैप नहीं उसे क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। ठीक। तो सभी लाइन से, जैसे जेड लाइन क्या है, ये बाइसेक्ट करता है इनर सेंटर ऑफ आई बैंड। तो ये आई बैंड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। कौन? जेड लाइन। पहला चीज़। एच जोन क्या है? नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है। ये क्या है? ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है। जो ओवरलैपिंग पार्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। ठीक। एम जोन क्या है? तो देखिए जो मायोसिन है ये यहाँ से कुछ एक वेंट्रली क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक। मायोसिन बीच में कैसे जुड़ा होगा? ऐसे थोड़ी ना होगा। तो बीच में वेंट्रली जुड़ा होता है एक फिलामेंट से, उस फाइब्रस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है बीच में, इसीलिए उसी को क्या कहते हैं? एम जोन कहते हैं, जहाँ जुड़ा होता है वो। ठीक। तो ये क्या है? थिक फिलामेंट यानी क्या? ए बैंड। थिक फिलामेंट यानी ए बैंड आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिड ऑफ, बीच में जुड़ा होता है, मिड ऑफ दिस क्या बैंड ऑफ बाई ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन का एम जोन। ठीक। तो एम लाइन जो जिससे बीच में जुड़ा होता है एक मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन से, उसी जोन को क्या कहते हैं? एम जोन कहते हैं। ठीक। जहाँ वो जुड़ा होता है। ठीक। अब बात करते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर अभी हमने बताया ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन है। जहाँ कंट्रैक्शन होता है इसी का क्या है? फंक्शनल यूनिट है। ठीक। तो जेड लाइन क्या है? आधा डिवाइड कर देगा इसको टू पार्ट में। ठीक। एच जोन क्या है? जहाँ ओवरलैप ना हो, तो नाम से ही लगा एच मतलब ओवरलैप नहीं होगा। ठीक। एम जोन, एम मतलब मायोसिन का ही बात आ गया। एम जोन यानी मायोसिन मतलब ए बैंड क्या होगा? अटैच होगा एक फिलामेंट से, फाइब्रस मेम्ब्रेन से, उसे क्या कहेंगे? एम जोन कहेंगे। ठीक। और सार्कोमियर आप जानबे करते हैं कंट्रैक्शन यूनिट होता है, जहाँ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक। इतने ही पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी को क्या कहेंगे? सार्कोमियर कहेंगे। ठीक। तो अभी हमने पढ़ा BFA यानी कि BFM। ठीक। इसमें हमने क्या देखा था कि मतलब कि मस्कुलर बंडल में क्या है? मस्कुलर फाइबर्स है। ठीक। मस्कुलर फाइबर में क्या है? मायोफिब्रिल्स है। मायोफिब्रिल्स में एक्टिन मायोसिन है। ठीक। और एक्टिन मायोसिन का हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिन का वो कैसा होता है? तो जो हमारा एक्टिन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ठीक। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक। अभी मैं स्ट्रक्चर पहले दिखा दूँ। तो देखिए ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है एक्टिन का। इसमें क्या है? एफ एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है। ठीक। तो देखिए जो ये गोला गोला दिख रहा है ये क्या है? एफ एक्टिन है। ऐसे ऐसे 2 राउंड में ऐसे बना हुआ है। ठीक। ये एफ एक्टिन है। ये ट्रोपोमायोसिन का ये भी 2 होते हैं, ऐसे राउंड होते हैं, इसी एफ एक्टिन में ही राउंड होते हैं वो। और ट्रोपोनिन क्या होता है? ये एकदम इसी पे 3 का ऐसे गोला सा बना होता है, 3 ठो। और ये किस पे होता है? ट्रोपोमायोसिन पे ही प्रेजेंट होता है ये ट्रोपोनिन कहाँ होता है? ये मायोसिन पे ही प्रेजेंट होता है। ये ट्रोपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी पे ही क्या आता है? हमारा मायोसिन आके जोड़ता है इसी पॉइंट पे। ठीक। ये जो पॉइंट है इसी पे आके हमारा मायोसिन जोड़ता है। यही साइट है जहाँ मायोसिन जोड़ता है। तो अभी हमने देखा एफ एक्टिन जो है वो क्या होता है? 2 होता है। तो 2 होता है, 2 एफ एक्टिन होते हैं। ठीक। और ये क्या होता है? हेलिकली होता है, हेलिकली राउंड होता है टू ईच अदर। एक दूसरे में क्या होता है? हेलिकली राउंड होते हैं। और ये कैसा होता है? पॉलीमर होता है। गोले गोले आपने देखा था ये गोले गोले होते हैं। तो कहते हैं पॉलीमर होता है किसका? जी ग्लोबुलिन एक्टिन। जी मतलब जी एक्टिन का ये पॉलीमर होता है। जी एक्टिन, या इसी को जी को क्या होता है? ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। इसी का ये पॉलीमर होता है। ठीक। अब बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? अभी ये भी फिलामेंट ही है। ये कैसा है? फिलामेंट है। ये हेलिकल राउंड स्ट्रक्चर था। ये क्या था? फिलामेंट था। आपने देखा था जो लंबा सा धागा गया था। तो 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन आल्सो रन इन एफ एक्टिन। तो 2 फिलामेंट होता है ये, 2 फिलामेंट इसका होता है। और भी कैसे होते हैं? दोनों क्या होते हैं? एफ एक्टिन के साथ रन करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं ट्रोपोनिन की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यही साइड है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा साइड है जो एक्टिन से मायोसिन से जुड़ता है? यही है, एक्टिवेट है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल इन ट्रोपोमायोसिन। तो ये किस पे प्रेजेंट होता है? ट्रोपोमायोसिन पे। ऐसे 3 था ना, तो ट्रोपोमायोसिन पे ये प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। जो मायोसिन जो होता है वो पॉलीमर होता है मीरोमायोसिन का ये पॉलीमर होता है। ठीक। जो मायोसिन होता है क्या होता है? पॉलीमर होता है मीरोमायोसिन का। इसके 2 पार्ट होते हैं। ग्लोबुलर हेड होता है जो कि शॉर्ट आर्म भी कहते हैं, ग्लोबुलर हेड या शॉर्ट आर्म। एक होता है टेल। ठीक। पहले एक बार फिगर दिखा लेते हैं। तो देखिए यही है कि ये ग्लोबुलर हेड है इसका, ये क्या है? टेल है इसका। ठीक। और यही यहाँ पे क्या है? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। और यही जो साइड है, ये देखिए 3 साइड है ना, ये गोला गोला ये दिख रहा है आपको? यही वो साइड है जहाँ पे क्या है? एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी बाइंडेड साइड है ये। ठीक। एक्टिव बाइंडेड साइड है यहाँ पे,
ये वाला एक्टिन बाइंड साइड है, और जो नीचे वाला इसमें 2 साइड दिख रहे हैं ना, ये क्या एटीपी बाइंड साइड है। तो यहाँ पे इसके हेड में ही दोनों साइड पाए जाते हैं, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइड पाया जाता है, एक एटीपी बाइंडिंग साइड पाया जाता है। ठीक, तो अभी हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था मायोसिन का, उसमें एक हेड होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, एक टेल होता है। जो टेल ही होता है ये इसी को हम कहते हैं हैवी पार्ट, क्योंकि क्या ये हैवी मीरोमाइसिन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पॉलीमर होता है हैवी वाला होता है, इसलिए क्या कहते हैं हैवी मीरोमाइसिन कहते हैं। और ये कहते हैं लाइट मीरोमाइसिन, जो इसका टेल होता है उससे कहते हैं लाइट मीरोमाइसिन कहते हैं। ठीक, ये फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिज, अभी हमने दिखाया था ये किसका फॉर्मेशन करता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और दूसरा चीज़ ये ग्लोबुलर हेड होता है, ये किसके लिए होता है, इसमें दोनों साइड पाया जाता है। इसके हेड पे क्या कौन सा साइड पाया जाता है, एक तो एक्टिव एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक, और एक क्या होता है बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी एंड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, यानी दोनों साइड इस पर पाया जाता है। एक तो एटीपी एंजाइम भी पाया जाता है इसमें, एक बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी भी होता है इसमें, और एक होता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। इसमें तीनों होते हैं, एक तो एटीपी एंजाइम इसी पे होते हैं ग्लोबुलर हेड पे, बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी भी आते हैं, और एक्टिन साइट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए आप, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन है। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारा मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं यही। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट्स। जो होता है, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब क्या होता है कि स्लाइड हो थिन फिलामेंट किस पे, थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक, तो थिन फिलामेंट का वो स्लाइडिंग होगा किस पे, थिक फिलामेंट पे, तभी क्या होगा मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब इन्होंने जब क्या होता है ये पूरा हम देखते हैं मैकेनिज्म। पहले क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इनिशिएशन बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS वाया द मोटर न्यूरॉन्स। तो हमारे जैसे कोई मतलब कोई मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको हटाने के लिए बोला, तो हम तुरंत ही क्या जाएगा, सिग्नल किसको जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम को जाएगा। ठीक, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहले इनिशिएट होगा कि कौन, इनिशिएट बाय सेंड भेजा जाएगा मैसेज किसको, सेंट्रल नर्व सिस्टम को, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक, अब क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स थे ये मोटर न्यूरॉन्स एक न्यूरो सिग्नल रीच पहुँचेगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास। तो क्या होगा, न्यूरो सिग्नल पहुँचेगा कहाँ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, और ये रिलीज करेगा क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन। तो ये रिलीज करेगा क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर, या इसी को कहते हैं एसिटाइल कोलिन, यहाँ रिलीज करेगा वो। ठीक, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा, जिससे क्या होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा। ऐसी एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा वहाँ रिलीज होगा कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम को हमने मैसेज किया। ठीक, हमारे ये जब किसके लिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, सेंट्रल नर्व सिस्टम को मैसेज दिया। उसके बाद क्या होगा, मैसेज यही ये किसको देगा, यहाँ से ये मैसेज जब आएगा तो क्या होगा, न्यूरो सिग्नल जो होगा पहुँचेगा न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन में, और वही रिलीज कराएगा क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर यानी एस्टरक्लोरिन वो रिलीज कराएगा, जिससे क्या होगा कि यही पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा सार्कोप्लाज्म में। और यही पोटेंशियल जब जनरेट होगा सार्कोप्लाज्म में, तो सार्कोप्लाज्म में आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या कर देगा, कैल्शियम स्टोर करता है, तो वही क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज कराएगा, रिलीज करेगा कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म में। अब जैसे कैल्शियम जब आने लगेंगे तो कैल्शियम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, कैल्शियम आयन जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो बाइंड करेगा कैल्शियम किससे, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो हम बोले ना ट्रोपोनिन से ही कैल्शियम आयन बाइंड करता है, तो ये बाइंड करेगा किससे, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो ये ऐसे 3 होते थे ना वही ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा। ठीक, और जैसे ट्रोपोनिन से वो बाइंड कर जाएगा तो रिमूव हो जाएगा मार्क्सिंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। ठीक, तो इस पर से रिमूव हो जाएंगे, पहले अनमार्क्स था इस पर, मतलब कि कवर से ढका था वो। ठीक, जैसे उस पर कैल्शियम आयन आया तो ये रिमूव हो जाएगा, अनमार्क्सिंग हो जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा मार्क्स ऑफ एक्टिव साइट, जो उसका एक्टिव साइट जो मार्क्स था वो रिमूव हो जाएगा, किसके लिए, मायोसिन के लिए। जो एक्टिव साइट था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे कि एनर्जी जो होगा, एनर्जी यूटिलाइज फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइज। अब यहाँ से फिर क्या होगा, एनर्जी का यूटिलाइज होगा। ठीक, इससे क्या होगा, ATP हाइड्रोलाइज होंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो अब क्या होगा, मायोसिन का जो हेड होगा वो तुरंत बाइंड कर जाएगा किससे, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से वो क्या होगा, इसका मायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा, और क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद तुरंत मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से पहले चालू होता है, यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ क्रॉस ब्रिज नहीं बना है, टूट गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ATP यहाँ पे साइड है। ठीक है, ATP जैसे इसके पास सिग्नल आएगा तो क्या होगा, जो मायोसिन पे जो ATP साइड जो ATP था वो क्या होगा, टूट जाएगा।
एटीपी ब्रेक होता ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटीपी ब्रेक होने के बाद क्या होगा एक तुरंत ही, क्योंकि एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पहले क्या था कि पहले यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं था, ठीक, टूटा था। यहाँ पे आपको पता है कि जो मायोसिन होता है इसी पे एक्टिव एटीपी साइट होता है यहीं पे, ठीक। ये एक्टिव होता है मायोसिन के, एक्टिन के लिए भी मायोसिन और होता है एटीपीज के लिए, दोनों के लिए एक्टिव साइट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पहले एटीपी यहाँ पे होता है इसी पे, ठीक। और एटीपी ब्रेक हो जाता है, ठीक। फिर क्या होता है कि एटीपी ब्रेक होता है कि इसमें एडीपी और इससे एक फास्फोरस निकल जाता है, इससे क्या बन जाता है एटीपी में ब्रेक हो जाता है, ठीक। अब यही एटीपी जैसे ब्रेक होता है ये क्या होता है क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। मतलब क्रॉस ब्रिज मतलब ये मायोसिन से अटैच हो जाता है, जैसे एटीपी ब्रेक हुआ तो ये क्या होगा मायोसिन एक्टिन से अटैच हो जाएगा, एक्टिन से, और क्या बना लेगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेगा। और यही क्रॉस ब्रिज जब फॉर्म हो जाएगा तो यही जो एक्टिन वाला है ये इधर स्लाइड कर जाएगा, ये एक्टिन देखिए एक्टिन इस पर स्लाइड कर जाएगा और एक्टिन इस पर स्लाइड हो जाएगा और इसके बाद तुरंत ही एटीपी वापस फिर से निकल जाएगा, जो एटीपी फिर से इस पर फास्फोरस आके जुड़ जाएगा और फिर से एटीपी साइड फिर से बन जाएगा, ओके। तो फिर से देखिए पहले एटीपी था, एटीपी से एटीपी टूट गया, एटीपी और फास्फोरस, इससे फास्फोरस निकल गया, इससे देखिए एटीपी का होता है एडेनोसिन डाइफास्फेट, इससे फास्फोरस निकल गया, इससे एडेनोसिन डाइफास्फेट में चेंज हो गया, ठीक। और फिर इससे क्या होगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा तुरंत, और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद तुरंत ये थिन फिलामेंट हो जाएगा, स्लाइड होगा किस पे थिक फिलामेंट पे, और हमारे फिर से वापस इससे फास्फोरस आके फिर से जुड़ जाएगा और फिर से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। ऐसे चलता रहेगा। देखिए ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम क्या क्या घट जाता है, ठीक। मैं अभी फिगर लाता हूँ, तो देखिए जो ये था ये फिगर ऐसे था, अभी मैं इधर फिगर बना देता हूँ, पहले ये ऐसे था ना, तो देखिए जो थिन फिलामेंट है वो दोनों पास आ जाएंगे, थिन फिलामेंट, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि थिन फिलामेंट क्या हो जाएंगे पास आ जाएंगे, तो स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, यही हमें स्लाइडिंग थ्योरी भी कहता है, ठीक। तो जो हमारी ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक, ये एकदम क्या हो पास आ जाएंगे, ठीक। और ये मायोसिन अपना जगह पे सेम रहेगा, ठीक, मायोसिन का लेंथ एकदम सेम रहेगा, ठीक। और देखिए जेड लाइन भी क्या हो गया पास पास आ गए, जेड लाइन पहले दूर थे, जेड लाइन भी क्या हो गए पास आ गए, ठीक। चलिए देखिए जेड लाइन दूर दूर थे, ये क्या होगा ये पार्ट साइड हो जाएगा, इसलिए क्या है पास पास आ जाएंगे, ठीक। अब हमारा इससे अब देखिए क्या क्या लाइन दिया है, जेड लाइन क्या होगा कम क्लोजर, जेड लाइन पास आ जाएंगे, एच जोन इसमें जो था ओवरलैपिंग पार्ट वो खत्म ही हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ठीक। आई बैंड क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हमारा जो ए बैंड है वो क्या होगा रिमेन सेम रहेगा, ए बैंड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक। तो जेड लाइन कम क्लोजर हो जाएगा, ठीक, मतलब पास आने लगेंगे, एच जोन खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आई बैंड भी रिड्यूस हो जाएगा और जो होगा रिड्यूस होने लगेगा, लेकिन ए बैंड क्या होगा रिमेन सेम रहेंगे। अब देखिए हमारे जो मसल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रेड मसल्स होता है रेड फाइबर्स वाले, एक वाइट फाइबर्स वाले, ठीक। तो ये रेड वाला क्यों ऐसा होता है क्योंकि इसमें हाई मायोग्लोबिन होते हैं, इसीलिए इसका रेड अपीयरेंस आता है, ठीक। और इसमें बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब सॉरी एरोबिक मसल्स होते हैं, इसीलिए इसको एरोबिक मसल्स भी कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा इसीलिए ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन इससे ज़्यादा चाहिए, इसलिए इस मसल को एरोबिक मसल भी कहते हैं, ठीक। ये लेस साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें बहुत कम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे वाइट फाइबर की, तो वाइट फाइबर ये लेस मायोग्लोबिन होता है, इसलिए क्या होता है वाइट अपीयरेंस होता है, ये भी लेस होगा, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनोबिक मसल इसको कहेंगे, और ये क्या होगा मोर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ही ज़्यादा इसमें साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज़्यादा होता है, बाकी सब कुछ कम है, ठीक। इसमें देखिए मायोग्लोबिन ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है और मायोग्लोबिन भी ज़्यादा है, ठीक, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है। अब बात करते हैं स्लेटर सिस्टम, ठीक। तो हमारा स्लेटर सिस्टम कैसे, तो आपको यदि पता है यदि आपका स्लेटर सिस्टम ना हो तो आप कैसे दिखोगे, आपको मतलब आपका मुंह एकदम ऐसा हो जाएगा एकदम, मतलब कुछ होगा ही नहीं, बोन है ही नहीं, तो वही तो हमको एक फेम देने का काम करता है, तो ये क्या करता है कंस्टिट्यूट ऑफ फेम वर्क करता है ऑफ अ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, किसके द्वारा बोन और कार्टिलेज के द्वारा ये फेम वर्क का काम करता है, ठीक। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी टिश्यू वाले में, ठीक। बोन जो होता है मैट्रिक्स इज हार्ड, जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, और जो कार्टिलेज मैट्रिक्स इज पेजिबल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कॉन्डोट्रिन सॉल्ट ज़्यादा होते हैं इसीलिए, ठीक। अब बात करते हैं ह्यूमन, जो हमारा जो ह्यूमन का जो बोन होता है वो कितने होते हैं 206 बोन होते हैं हमारे ह्यूमन में, ठीक। इसमें हम 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे, एक होता है एक्सियल जो हमारे बीच वाले पार्ट आएंगे, एक एपेंडिकुलर आएंगे, ठीक। तो एक हो जाएंगे एक्सियल, क्योंकि मैं इधर बना देता हूँ, तो ये वाले पार्ट आएंगे एक्सियल वाले, ठीक। ये बीच वाले ना ये आएंगे एपेंडिकुलर, ये हाथ पैर,
ठीक, ये आएंगे अपेंडिकुलर। ठीक, ये बीच वाले जो होंगे ये एक्सियल हो जाएंगे, हाथ पैर हो जाएंगे अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में आएंगे स्कल, जो खोपड़ी होता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, ठीक, स्टर्नम आएगा, रिब्स आएगा। ठीक, और अपेंडिकुलर में आएंगे अपर लिप्स, लोअर लिप्स, पेक्टोरल गर्डर, पेल्विक गर्डर। ठीक, अब बात करें स्कल्स जो होते हैं उसमें 29 बोन होते हैं स्कल्स में, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं, स्टर्नम में 1 बोन होते हैं, और रिब्स में 24। आपको पता ही होगा रिब्स में 24 होते ही हैं। ठीक, अब बात करेंगे अपेंडिकुलर में, जो हमारा अपर लिम्ब है, जो हमारा हाथ ऊपर वाले लिम्ब है, उसमें 30 + 30 में 30 एक साइड है हाथ में है, 30 एक साइड हाथ में है, यानी कितने 60 होते हैं अपर लिम्ब। वही लोअर लिम्ब में भी उतने ही होते हैं, 30 एक लेग में होते हैं, 30 एक लेग में होते हैं, यहाँ होते हैं 60। ठीक, पेक्टोरल गर्डर की बात करें तो ये जॉइंटिंग का काम करता है। ठीक, तो ये दोनों को किससे, एक्सियल को पेंडिकुलर से जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये पेक्टोरल गर्डर। ठीक, ये लेकिन अपर वाले को, हैंड वाले को करता है, ये कितने 2 + 2 यानी 4 होते हैं। ठीक, और जो हमारा पेल्विक गर्डर है ये हमारे लेग वाले यानी कि लोअर लिम्ब को जोड़ता है किससे, एक्सियल वाले से, लोअर लिम्ब को एक्सियल पार्ट से, यानी ये कितने 1 + 1 होते हैं यानी 2 होते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे स्कल, जो हमारा खोपड़ी है उसमें कितने 2 सेट ऑफ बोन होते हैं, 2 टाइप के बोन होते हैं। ठीक, 2 टाइप के, एक होता है क्रीनियल, एक होता है फेसियल। लेकिन एनसीईआरटी में 2 टाइप के बोला है, लेकिन होते हैं 4 टाइप। ठीक, एक तो क्रीनियल होता है, एक फेसियल होता है, हेलोइड होता है, एक ईयर ऑस्कल्स होते हैं। 4 टाइप के बोन होते हैं। जो क्रीनियल होता है 8 नंबर होते हैं उसके, प्रोटेक्ट करता है आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, ये हमारा आउटर कवरिंग को, मतलब बाहर वाले कवरिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो फेसियल होता है फ्रंट पार्ट को करता है, स्कल के फ्रंट पार्ट को मतलब कवर करता है। ये 14 होते हैं। जो क्रीनियल होते हैं 8 होते हैं, फेसियल होते हैं वो 14 होते हैं। ठीक, हेलॉइड्स होते हैं वो 1 बोन होते हैं हेलॉइड्स, और इसी को यू शेप बोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट होता है बेस ऑफ स्कल, एकदम पीछे बेस ऑफ स्कल पे होते हैं। ठीक, और ईयर ऑस्कल 3 + 3 होते हैं, 6 होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 में क्यों होता है, मैलस इंकस स्टेपिस, मैलस इंकस स्टेपिस, 3 एक कान में हो गए, 3 एक कान में हो गए। ठीक, ये सब याद कर लीजिए। अभी मैं एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूँ स्कल का। देखिए अभी यहाँ देखिए हेलॉइड बोन है, यू शेप बोन है, ये यू शेप हेलॉइड बोन है, इसके बेस पे पाया जाता है। ठीक, मैंने ये सब बताया था ये आपको। ईयर ऑस्कल्स हैं, ईयर ऑस्कल मैलस इंकस स्टेपिस है। ठीक, ये पार्ट हैं फेसियल वाले, 14 बोन होते हैं फेसियल। ठीक, और क्रीनियल जो होते हैं 8 बोन होते हैं। ये देखिए, ये पार्ट हो गया क्रीनियल, इतने पार्ट हो गए क्रीनियल, ये हो गया फेसियल, और ये यू शेप हेलॉइड बोन हो गए एक। ठीक, और एक जो ईयर ऑस्कल हो गए 6। ठीक, यही होते हैं। इसमें आपको ये सब भी दिया है, पर ये सब हमको नहीं लगता कि पूछा है अभी तक क्वेश्चन इस सब पे। ये सब पर आप याद कर लेना यदि आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, पर ये सब पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है कि ये फिगर बना के कभी इतना दे दिया हो। ठीक, तो ये जो एनसीईआरटी में पूरी लाइन मैंने यहाँ पे कवर किया हूँ, ये जो फिगर में है ये पूछा नहीं आज तक कभी क्वेश्चन इससे, क्योंकि अब इतने सारे बोन के नाम याद करते जाओगे तो आप कितना ब्रॉड सिलेबस है आप याद ही नहीं कर पाओगे। तो इतने ज़्यादा इसमें बोन है। ठीक, तो अब इन्हें याद ना करके और चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद करना ही है आपको। एक बार फिर से, जो क्रीनियल होता है 8 होता है, फेसियल 14 होता है, हॉलॉइड्स 1 बोन होता है वो भी यू शेप का होता है, ईयर ऑस्कल 6 होते हैं, 3 + 3। देखिए अब बात करेंगे कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक, ये कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, ये क्या होता है, बेस ऑफ स्कल, हमारे बेस ऑफ स्कल से ये चालू हो जाता है। ठीक, और ये क्या होता है, मेन फ्रेमवर्क होता है, ये एकदम मेन फ्रेमवर्क का काम करता है, ये एकदम बीचों बीच में होता है, इसीलिए ये क्या होता है, मेन फ्रेमवर्क का काम करता है ऑफ द ट्रंक। ठीक, इन ईच वर्टिब्रा, तो हमारे ईच सेंट्रल वर्टिब्रा हैज सेंट्रल हॉलो पोजिशन, न्यूरल कैनाल्स थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पास। ठीक, तो हमारा जो ये होता है इसके बीच में ये क्या होता है, न्यूरल कैनाल होता है, उसी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है, उसी में रखा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, कि उसको नुकसान ना हो। अब बात करेंगे जो फर्स्ट है वर्टिब्रा इज एटलस एंड आर्टिकुलेटेड विद द ऑर्टिपुटल। तो देखिए जो हमारा पहला वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस कहते हैं, वो किससे जुड़ा होता है, आर्टिकुलेट होता है ऑक्टिपिटल कॉन्डाइल से। ठीक, ऑक्टिपिटल कॉन्डाइल ये कहाँ है, ये हमारे स्कल में पाया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्रा है इसको हम एटलस कहते हैं, वो किससे जुड़ा होता है, ऑक्टिपिटल कॉन्डाइल से। ठीक, ये देखिए ये जो है यही है ऑक्टिपिटल कॉन्डाइल, इसी से हमारे स्कल यहाँ से आता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, यहाँ से जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक, यही है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना। अब इसका नेमिंग कर देते। देखिए जो इसमें क्लेविकल, इसमें 5 भाग में इसको डिवाइड किए हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला फॉर्म में याद करना है तो फॉर्मूला फॉर्म में याद कर सकते हैं, C7T12 L5 S1 C1। ठीक, तो देखिए ये क्या है, क्लेविकल कितने होते हैं 7, थोरेसिक कितने होते हैं 12,
लंबर कितने होते हैं 5, सैक्लियल कितने होते हैं 1, कॉक्लियल कितने होते हैं 1। ठीक, तो एक बार इसको इस फॉर्म में भी याद करते हैं, C7T12L5S1C1 ऐसे याद करेंगे तो आपको याद जल्दी याद हो जाएगा। सी से क्या होगा, क्लेविकल कितने होते हैं 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्युलर 1, कॉक्लियल 1। देखिए एनसीईआरटी में दिया हेल्प करता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, और सपोर्टिंग का काम करता है हमारे हेड को, और क्या अटैचमेंट ऑफ 7 पॉइंट ऑफ रिप्स, और इसी से ही रिप्स हमारे अटैच होंगे, इसी से ही वर्टिब्रल कॉलम। देखिए एनसीईआरटी में क्लेविकल है, थोरेसिक है, लंबर है, और सैक्रम है, और कॉक्लियल है। अब आता है स्टर्नम। स्टर्नम एक होता है केवल, और ये कहता है फ्लैटेड बोन होता है, और वर्टिकल मिड पॉइंट ऑफ थोरैक्स, तो हमें थोरैक्स के एकदम बीचों बीच में होता है। ठीक, अब आता है फिर अगला आता है रिप्स। अभी मैं इसका फिगर दिखाऊंगा सभी के साथ ही। रिप्स कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। ठीक, ऐसा बोलते भी है ना कि आपके 6 पैक दिख रहे हैं, 6 इधर 6 इधर, तो 12 पैक हो, ये 12 पेयर होता है। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल एंड हैव कॉल्ड बाई, इसके 2 आर्टिकुलर सरफेस होते हैं। देखिए कुछ ऐसा ये निकला होता है रिप्स। ठीक, तो एक ये हो गया सरफेस, ये ऐसा होता है रिप्स। ठीक, इसके 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, 2 जुड़ने वाले सरफेस होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइसिफेलिक कहते हैं। ठीक, रिप्स को। ठीक, अब हमारा जो रिप्स है इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। ठीक, ट्रू रिप्स जो होता है वो 7 पेयर रिप्स होते हैं। ठीक, ऊपर के जो 7 पेयर रिप्स होते हैं उसी को ट्रू रिप्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे, दे आर डॉर्सली, मतलब पीछे किससे अटैच होंगे, आपके वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक, अटैच किससे होते हैं, वर्टिब्रा से, एंड वेंट्रल किससे अटैच होंगे, स्टर्नम से। ठीक, तो ये जो रिप्स ट्रू रिप्स होता है ये 7 होता है, जो पीछे किससे अटैच होगा, वर्टिब्रा से, और जो आगे किससे अटैच होगा, स्टर्नम से। ठीक, बाई हाइलिन कार्टिलेज, किसके द्वारा, हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। ठीक, अब आता है फॉल्स रिप्स। जो ये फॉल्स रिप्स होता है ये कितने 8, 9 और 10th पेयर वाले रिप्स जो होते हैं वो इसको हम कहते हैं फॉल्स रिप्स। ये 3 पेयर होते हैं, मतलब 8, 9 और 10th वाले जो होते हैं इसे ही कहते हैं फॉल्स रिप्स। दे आर अटैच टू 7 पेयर रिप्स, ये सीधे किससे अटैच होंगे, ये जो 7 पेयर वाला था इससे अटैच होंगे। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, इससे क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होंगे 7 पेयर रिप्स से। ठीक, और ये क्या वर्टिब्रोकॉन्डियल रिप्स भी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्डियल रिप्स, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, अब आता है फ्लोटिंग रिप्स। जो फ्लोटिंग रिप्स है ये 11th और 12th को कहते हैं, ये किसी केवल डज नॉट अटैच वेंट्रली, ये मतलब वेंट्रली यानी किससे अटैच नहीं है, हमारा स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, केवल वर्टिब्रा से ही अटैच होता है। ये डू नॉट अटैच, डज नॉट अटैच वेंट्रली, मतलब ये स्टर्नम से अटैच नहीं होता है। ठीक, ये 11th और 12th वाला पेयर वाला रिप्स होता है। ठीक, तो देखिए ये हमारा स्टर्नम हो गया, ये हो गया रिप्स। देखिए जो ट्रू रिप्स हैं वो कितने 7 पेयर होते हैं। देखिए ऊपर की जो 7 पेयर हैं ये क्या है, डायरेक्टली अटैच है, आगे किससे अटैच है, स्टर्नम से, पीछे अटैच है वर्टिब्रा से। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम से। अब बात करते हैं जो ये अभी किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक, जो 7, 8, 9, 10 पेयर रिप्स हैं ये देखिए तीनों किससे अटैच है, 7 वाले से, 7th वाले से अटैच है। देखो आप देखेंगे ये जो ये 8, 9, 10th वाले ये 7th वाले से अटैच है। ठीक, आगे तो यही है अटैच किससे, 7th वाले से, और इसीलिए क्या कहते हैं, इसको फॉल्स रिप्स कहते हैं, और इसी को वर्टिब्रोकॉन्डियल रिप्स भी कहते हैं। ठीक, जो ये वाला रिप्स है फ्लोटिंग रिप्स ये किसी से अटैच ही नहीं है, जो 11th 12th वाला है ये किसी से अटैच नहीं है ना, ये दोनों देखिए आप, ये दोनों किसी से, मतलब कि आगे किसी से अटैच नहीं है, स्टर्नम से अटैच नहीं है ये। ठीक, केवल वर्टिब्रा से ही अटैच है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। ये अब बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की, बात करेंगे 126 होते हैं वो। एपेंडिकुलर एक्सियल कितने होते हैं, 80 बोन होते हैं। एक्सियल के बारे में हमने पढ़ लिया जितने भी थे। एक्सियल हमने क्या किया, स्कल पढ़ा, उसका वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, स्टर्नम पढ़ा, रिप्स पढ़ा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें 126 बोन होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ईच लिम्ब, जो हमारे दोनों लिम्ब हैं, एक अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब हैंड वाले, ठीक, लोअर लिम्ब मतलब लेग्स हो गए। ठीक, तो हमारे जो लिम्स हैं वो दोनों में क्या होते हैं, 30-30 बोन होते हैं, यानी 7 बोन होते हैं दोनों में ही, मतलब 60 इसमें होगा, 60 ऊपर लिम्ब यानी कि हैंड में, और 60 लेग में। तो जो मैं हैंड में आएंगे, हैंड में कौन कौन से आएंगे, ह्यूमरस, पहला है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेसस, मेटाकार्पेसस, फेलेंजेस। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसको मैं फिगर से ही समझाता हूँ। तो देखिए ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस, ये रहा रेडियस, जो ये अंगूठा की तरफ है रेडियस, ये है अल्ना, और फिर ये क्या है, कार्पेटल्स, ये 8 है कार्पेटल्स, मेटाकार्पेसस कितने हैं 5, और फेलेंजेस कितने हैं 14। ठीक,
तो एक हो गया ह्यूमरस, एक हो गया रेडियस, एक हो गया अल्ना। कार्पेटल्स जो कहते हैं ये देखिए ये यहाँ पे जो है ऐसे वाले ना, सॉरी कैमरा मुड़ गया था, ये देखिए ऐसे वाले जो ये कार्पेटल्स हैं, यहाँ पे 8 बोन हो गए, ठीक। ये वाले जो पार्ट है मेरे, ठीक, ये हो गए कार्पेटल्स, ठीक। 8 होंगे। फैलेंजेस ये होंगे, ये जो लंबे लंबे गए हैं फैलेंजेस, और ये सॉरी मेटा फैलेंज कैपिटल्स ये हो गए, मेटा कार्पेटल्स ये 5 हो गए, और फैलेंजेस ये जो 14 हैं, ठीक। तो ये जो देखिए ये जो कार्पेटल्स है, देखिए ह्यूमरस एक हो गया, रेडियस एक हो गया, अल्ना एक हो गया, ठीक। कार्पेटल्स 8 हो गए, इसी को हम विस्ट बोन भी कहते हैं, ये विस्ट बोन कलाई वाला बोन, ठीक, विस्ट बोन, ठीक। मेटा कार्पेटल्स इसी को पाम बोन कहते हैं, देखिए ये पाम वाला हर्टेली वाला बोन हो गया, पाम बोन, ठीक। 5 मेटा कार्पेटल्स होते हैं। फैलेंजेस कितने होते हैं? 14। ये जो इसको डिजिट कहते हैं, डिजिट, ठीक। इसमें ही हम कभी कभी गिनती भी गिनते हैं ना, डिजिट हो गए, ओके। ये था। अब बात करें लेग्स, लेग्स में भी कितने होंगे? 60 बोन होंगे, ठीक। एक 30 एक लेग में, 30 एक लेग में, ठीक। इसमें आएंगे फीबिया, फीमरस, फीमरस इसी को थाई बोन कहते हैं, और यही सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी होता है, क्या है? फीमरस, ये थाई बोन भी कहते हैं और लॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं, एक होता है, ठीक। फिर आता है टिबिया, फिर आता है फेबुला, टिबिया फेबुला, फिर आएगा टार्सस, ठीक। 7 होते हैं। मेटाटार्सस 5 होते हैं। फैलेंजेस 14 होते हैं, ठीक। एक होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ जो टार्सस है यहाँ 7 था, ठीक। इसी में एक लेकिन पटेला आ जाता है, इसलिए इसमें भी 30 बोन हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पे कार्पेसल्स जो थे वो 8 थे, ठीक। यहाँ लेकिन टार्सस जो होते हैं ये 7 होते हैं, लेकिन एक आ जाता है पटेला जो कफ्स एंड बोन होता है, ठीक। कवर करता है नी, हमारे नी को एकदम कवर करता है, ठीक। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा तो और देखिए ये हो गया हमारा फीमर, ठीक। ये हो गया टिबिया, ये हो गया फीबिया, ये हो गया टार्सस, ये हो गया मेटाटार्सस, ये हो गया फैलेंजेस, ठीक। और जो ये जो देखिए आप कि जो ये है कफ सेप बोन, कफ सेप, ठीक। इसको क्या कहते हैं? पटेला या नी बोन भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो फीमरस होता है एक होता है, ठीक। टिबिया और फीबिया भी एक होते हैं। टार्सस जो होते हैं वो 7 होते हैं, मेटाटार्सस 15 होते हैं, फैलेंजेस जो होते हैं 14 होते हैं, ठीक। इसमें एक आ जाता है जो कफ सेप बोन, इसे क्या कहते हैं? पटेला, कफ सेप स्ट्रक्चर। तो ये देखिए फीमरस, थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, टिबिया एक होता है, फीबिया एक होता है, जो टार्सस होता है इसको एंकल बोन कहते हैं, ये 7 होता है। मेटाटार्सस 5 होते हैं। फैलेंजेस इसको भी डिजिट कहेंगे, डिजिट, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पहले में आज प्रॉब्लम है, ठीक। पटेला इसको कफ सेप बोन कहते हैं, एक होता है, कवर करता है नी वेंटिकली या नी कैप भी कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल और पैलिक गर्डल, ठीक। तो जो पेक्टोरल गर्डल होगा ये क्या कर एर्टिकुलेट होगा किससे? अपर लिम विथ एक्सियल स्केलेटन। तो हमारा जो ये पेक्टोरल गर्डल होगा इस जो अपर लिम यानी जो हमारा हाथ है वो किससे होगा? एक्सियल स्केलेटन, यानी एक्सियल मतलब में हमारे जो बीच वाले स्केलेटन है उससे अटैच होगा, उसी को क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक। इसमें 2 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है, अभी इसके नंबर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। 2 एक हाथ में, एक साइड वाले हाथ में, 2 एक साइड वाले हाथ में से, मतलब ये अटैच का काम करते हैं, ठीक। इसके 2 भाग होते हैं इसी के, ठीक। एक देखिए मतलब एक पेयर इस वाले हाथ में होते हैं, मतलब 2 पेयर होंगे, ठीक। तो एक पेयर में क्या होगा, मतलब कि यदि एक हाथ की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? एक क्लेविकल और स्कैपुला। तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है 2 भाग में डिवाइड होता है, एक होता है क्लेविकल्स, एक होता है स्कैपुला, ठीक। तो जो स्कैपुला होता है ये लार्जेस्ट ट्रायंगुलर फ्लैटेड बोन होता है, एक कैसा होता है? एक ट्रायंगुलर बोन, एक, ठीक। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप, यहाँ चल नहीं रहा है, ट्रायंगुलर बोन होता है, ठीक। और भी कैसा लार्जेस्ट होता है, सिचुएटेड होता है कहाँ? डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैसिक बिटवीन सेकेंड और 7 रिब्स के पास ये मतलब लोकेटेड होता है, ठीक। अब बात करेंगे ये जो है, जो स्कैपुला है एक स्लाइटेड एलिवेटेड रिजिट का स्पिन्स, तो इसके पास एक रिजिट होता है, एक रिजिट से ऐसा निकला होता है, इसको ही हम कहते हैं स्पिन्स, विच प्रोडक्ट ए फ्लैटेड एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्नोमियम। इसी के यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं एक्नोमियम, ठीक। तो एक्चुअली एक्नोमियम ही क्या कहता है कि यहाँ पे डिप्रेशन बनाता है, डिप्रेशन, ठीक। डिप्रेशन मतलब कि यहाँ पे गड्ढा बनाता है, यही इसी को क्या कहते हैं? ग्रेनोइड कैविटी कहते हैं, ठीक। यहाँ देखिए कैविटी बना रहा है ना ये एक्नोमियम, ओके। तो यही अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था स्कैपुला और क्लेविकल, इसी को ही कहते हैं कॉलर बोन, ठीक, क्योंकि कॉलर के तरह होता है ये, ठीक। और कॉलर के पास भी है, ठीक। और लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर, तो एक कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है, इसके 2 कर्वेचर होते हैं, ठीक, 2 कर्वेचर होते हैं। और कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंडर बोन्ड होता है, एक सिलेंडर की तरह बोन्ड होता है, ठीक। और इसी को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। तो स्कैपुला क्या था? लॉन्गेस्ट ट्रायंगुलर बोन था, इसमें एक आर्टिकुलेशन पाया जाता है, ठीक। एक रिजिट पाया जाता है इसमें, रिजिट, उसी को क्या कहते हैं? रिजिट एक निकला होता है, इसी को क्या कहते हैं?
एक्नोमियम कहते हैं, ठीक। ये था स्कैपुला। और क्लैविकल में क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है, इसमें इसको ही हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये था ये। इसमें देखिए जो स्कैपुला था इसी हमें क्या बनाता है, इधर ही हमारा एक कैविटी बनता है। कैविटी इधर ही क्या होगा, ह्यूमरस, मतलब कि जो हमारा ह्यूमरस यानी जो लिम्फ का जो हमारा ह्यूमरस वाला पार्ट है इसी से आके अटैच हो जाएगा, ठीक। यानी हैंड वाला पार्ट इसी से आके अटैच हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक। तो बिलो द एक्नोमियम, बिलो द एक्नोमियम, देखिए जो एक्नोमियम था, एक्नोमियम क्या था, एक रिजिड जो इससे निकला था, इसी का एक्नोमियम कहते हैं, ठीक। तो बिलो द एक्नोमियम एक डिप्रेशन होता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेनोइड कैविटी कहते हैं। तो एक्नोमियम के पास एक डिप्रेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेनोइड कहते हैं, विच एक्लुएट करता है विद द हैंड ऑफ ह्यूमरस टू द फॉर्म ऑफ शोल्डर मैन। तो क्या जिसमें एर्टिकुलेट, जिसमें क्या होगा, हैंड ऑफ ह्यूमरस एर्टिकुलेट होगा यानी जुड़ेगा, हैंड ऑफ ह्यूमरस। अब बात करेंगे पेल्विक गल्डर, इसका काम क्या होगा कि आर्टिकुलेशन करेगा कौन, लोअर लिम्ब को, अपना जो लोअर लिम्ब मतलब पैर है, किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ ही जोड़ेगा, ठीक। ये कंस्टिट्यूट होता है ऑफ 2 कॉक्सियल बोन, ठीक। ये 2 कॉक्सियल बोन से बना होता है, मतलब देखिए ऐसा, ठीक। सही उल्टा है, देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक। इधर ही मतलब ये लगा के अटैच होता है, ठीक, इधर लगा के अटैच होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये एक ही बोन है ये, ठीक, एक ही बोन है, लेकिन ये 2 कॉक्सियल बोन इसको कहेंगे, ठीक। इसके 2 कॉक्सियल कहलाएंगे, ठीक। ये 2 कॉक्सियल से मिलकर बना होगा, इसीलिए एक्चुअली ये एक ही बोन है, पर ये क्या होगा, 2 कॉक्सियल मतलब 2 जैसे ज्वाइंट है, ठीक, पर है एक ही बोन, ठीक। इसीलिए ये बोल रहा है कंस्टिट्यूट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन है, ये कंस्टिट्यूट होता है किसके द्वारा, 2 कॉक्सियल बोन के द्वारा, ठीक। अब हमें बोल रहा है कि 2 हाफ ऑफ इच पेक्टोरल गल्डर मिड वेंट्रिकली फ्रॉम द प्यूबिक सिनेप्सिस कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज। और यही दोनों जो हाफ, देखिए यही दोनों जो आधे आधे थे, जो दोनों कॉक्सियल बोन आधे आधे थे, ठीक। तो वही 2 हाफ ऑफ पेक्टोरल गल्डर, दोनों आधे आधे जो पेक्टोरल गल्डर थे वो किसके द्वारा जुड़े हैं, एक प्यूबिक सिनेप्सिस के द्वारा जुड़े हैं, वो भी क्या है, वो फाइब्रस है, ठीक। उसी के द्वारा वो दोनों जुड़े होते हैं, ठीक। एनसीईआरटी में एक लाइन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हर लाइन को मैंने कवर किया हूँ, ठीक। अब फिर इसमें देखिए ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म फ्यूजन ऑफ 3 बोन, और जो हमारा ईच कॉक्सियल बोन है ये 3 फ्यूजन से मिलकर बना होता है, 3 बोन, इसमें 3 फ्यूजन होते हैं, इसी के 3 पार्ट इसने बताया, ठीक। ये 3 फ्यूजन से मिलकर बना होता है, एक है इलियम स्टीरियम प्यूबिक, ठीक। 3 जो हमारा ईच कॉक्सियल बोन होता है वो फॉर्म होता है किससे, 3 बोन से, इलियम स्टीरियम प्यूबिस, ठीक। 3 फ्यूजन होता है, 3 बोन नहीं है ये, बस उसी का फ्यूजन है, पार्ट है, ठीक। अब बात करेंगे, इसमें नोट पॉइंट ये है कि एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जहाँ पे फ्यूजन है ये तीनों का, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबव बोन इज अ कैविटी कॉल्ड एक्टाबुलेरम। तो वहाँ जो कैविटी था जो पेल्विक पेक्टोरल गर्डर में, उसको हम कहते थे ग्रेनोइड कैविटी, और जो यहाँ की कैविटी है उसको हम करेंगे एक्टाबुलेरम, ठीक। तो यही पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो कैविटी है पेल्विक गर्डर में उसको क्या कहेंगे, एक्टाबुलेरम। जो पूछेगा पेल्विक वो पेक्टोरल गर्डर में जो कैविटी उसको क्या कहेंगे, तो ग्रेनोइड कैविटी। तो देखिए यही है, देखिए ये हमारा यही वाला था, ये पार्ट यहाँ से ये वाला ऐसे जुड़ा है, ठीक, ठीक, यही है। इसमें देखिए इसके 3 पार्ट है, इलियम स्टीरियम प्यूबिस, इसके 3 पार्ट हैं, 3 फ्यूजन है, ठीक। यहाँ पे एक कैविटी पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, एक्टाबुलेरम कहते हैं, ओके। देखिए मैं उसका पेल्विक पेक्टोरल का भी मैं भूल गया था आपको फिगर दिखाना, तो इसमें देखिए एक ट्रायंगुलर बोन है, इसका स्कैपुला कहते हैं, और ये देखिए कॉलर बोन या कैविकल्स भी कहते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और यहाँ पे ग्रेनोइड कैविटी पाया जाता है, डिप्रेशन, ओके। अब बात करें जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं इसका वर्क क्या होता है कि हमें जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, तो क्या कंटेक्ट करता है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये करता है बोन को जोड़ता है, कार्टिलेज को जोड़ता है, उसे जॉइंट कहते हैं। जॉइंट एट ए फल्क्रम, ये फल्क्रम की तरह यूज होता है, फल्क्रम मतलब ऐसे, ठीक। आप तो जानते होंगे फल्क्रम के बारे में। अब बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट, 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। पहले होता है फाइब्रस, तो फाइब्रस क्या होता है, किसी प्रकार मूवमेंट कराएगा ही नहीं, एकदम जमा होता है फाइब्रस, नो मूवमेंट, नो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ये किसी प्रकार मूवमेंट कराएगा ही नहीं, ठीक। फ्यूज इन टू इंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू, एकदम फ्यूज होता है, इन टू इंड एकदम फ्यूज होता है डेंस फाइब्रस टिश्यू। और ये किस में पाया जाता है, फ्लैट स्कल बोन, ये हमारे स्कल में, देखिए हमारा ये खोपड़ी होता है, ये ऐसे, ये हमारे मान लीजिए ऐसे खोपड़ी है, ऊपर का पार्ट है, तो ये देखिए ऐसे जॉइंट होता है ये, ठीक। हमारे स्कल में ये पाया जाता है, ओके, कौन सा, फाइबर जॉइंट। अब बात करते हैं कार्टिलेज जॉइंट, तो ये क्या होता है, कुछ परमिट लिमिट मूवमेंट इसमें होता है, बहुत कम मूवमेंट होता है, बस परमिटेड होता है मूवमेंट, ठीक। जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ये हेल्प कार्टिलेज है तो कार्टिलेज से जुड़ा होगा, ठीक। ये किस में पाया जाता है, एडजेसेंट वर्टिब्रे
इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो ऐसे जो हमारे 7 वर्टिब्रल थे ना ऐसे अभी हमने दिखाया था, सॉरी 7 कह रहे हैं 20। तो ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ये सभी वर्टिब्रा एक कार्टिलेज जॉइंट द्वारा जुड़े होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था कितने होता है 26 होते हैं ना, वो सभी किससे जुड़े होते हैं, कार्टिलेज द्वारा जुड़े। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है किससे जुड़े होते हैं, कार्टिलेज जॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है सिनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्लूइड फील्ड सिनेप्सिस सिनोवियल कैविटी। तो क्योंकि इसमें बहुत फ्लूइड पाया जाता है इसलिए आराम से मूवमेंट होता रहता है। और इसमें बात करते हैं, इसमें आपको याद करना होगा बॉल एंड सर्कुलर जॉइंट किसके में बीच पाया जाता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारे नी वाले जॉइंट को कहते हैं। नी जॉइंट में क्या होता है, हिंज जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होता है, बिटवीन अल्ट्रस एंड एक्सिस के बीच में पिवट जॉइंट भी होता है, या इसी को ह्यूमरस और रेडियस अल्ला जो होता है ना उसमें ये जॉइंट होता है। ठीक, पिवट जॉइंट। ठीक, और गैल्डिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पेसल्स, जो हमारे कार्पेसल्स होते हैं ढेर सारे इसमें जॉइंट होता है वो। ठीक, अब बात करेंगे सैंडल जॉइंट। तो हमारे याद कर लीजिए सैंडल इसमें हम सैंडल पहनते हैं। ठीक, कार्पेसल्स और मेटाकार्पेसल्स। ठीक, एक्चुअली ये कार्पेसल्स मेटाकार्पेसल्स है, लेकिन ये टार्सल्स मेटाटार्सल्स के बीच में भी हो सकता है। ठीक, तो ये सैंडल जॉइंट किसमें होगा, कार्पेसल्स और मेटाकार्पेसल्स। गर्डल जॉइंट कार्पेसल्स, पिवट जॉइंट अल्ट्रस एक्सिस, हिंज जॉइंट नी जॉइंट, बॉल सॉकेट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। याद कर लीजिए, यदि ना याद हो तो स्टॉप करके याद कीजिए। अब आप पढ़ेंगे डिसऑर्डर कि मस्कुलर डिसऑर्डर और स्केलेटल सिस्टम में क्या कौन से डिसऑर्डर आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आता है मेस्टेनिया ग्रेविस। मेस्टेनिया ग्रेविस ये कैसा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इससे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। इससे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा मसल जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही इफेक्ट हो गया तो हमारा सिग्नल पहुँचेगा ही नहीं। जब सिग्नल ही नहीं पहुँचेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो मसल होगा वो बहुत वीक हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और क्या होगा, पैरालिसिस भी हो जाएगा मसल्स। ठीक, और किसके द्वारा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो मेस्टेनिया ग्रेविस होता है वो कौन सा किसके द्वारा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि लीड टू फेक, जिससे हमारा मसल कमजोर हो जाता है, पैरालिसिस हो जाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफिन। ये कैसा डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। इससे हमारा मतलब स्केलेटल मसल का मतलब अच्छे से जनरेशन नहीं हो पाता है, मतलब अच्छा से हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाता है स्केलेटल मसल का, इसी के कारण ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है पैदाइश से एकदम सुखंडे होते हैं। ठीक, तो वही। अब बात करेंगे टिटेनी, और उनके मसल भी बहुत अच्छे वर्क नहीं करते हैं। ठीक, आप देखे होंगे। अब बात करें टिटेनी, ये क्या होता है कि रैपिड स्पैन वाइल्ड कंट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो जब हमारे बॉडी फ्लूइड में बहुत कम कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि रैपिड स्पैम मतलब ऐठन टाइप का आने लगता है हाथों पैरों में। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, टिटेनी कहते हैं। अब आता है अर्थराइसिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाता है उसको अर्थराइसिस कहेंगे। और बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक, एक्चुअली क्या होता है कि 50 एज के बाद मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उस टाइम एस्ट्रोजन की वैल्यू घटने लगती है, एस्ट्रोजन घट जाता है। इससे क्या होता है कि फीमेल में ये ज़्यादा देखा जाता है कि क्या होता है वहाँ पे उनके बैकबोन प्रॉब्लम से बहुत से प्रॉब्लम होने लगते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कहता है कौन सा होता है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज इन बोन मास में कमी हो जाती है, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है, और डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। क्योंकि क्या होता है डिक्रीज, इसका मेन काज है क्या, डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन काज, सबसे मेन काज है यही। लार है गॉड, क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्लूमेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टलेज। तो यूरिक एसिड का जम जाता है हमारे किसमें, इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरिक एसिड का जॉइंट में, इसे ही क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर का मैंने पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर किया है। और जहाँ पे आपको यदि आज मेरे गले में प्रॉब्लम था, कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा।